विस्की की बोतल भेजो। ये एक एसओएस पैगाम था जो छम से भागती हुई भारतीय सेना का कमांडर अपनी हाई कमान को दे रहा था और जिसे हमारे वायरलेस सेटों से भी सुना गया। एसओएस इंतहाई मुसीबत के वक्त का पैगाम होता है जिसका तर्जुमा ये है कि हमारी जानें बचाओ। भारत ने हाजी पीरा और कारगिल की चौकियों पर कब्जा करके और चंद रोज बाद गुजरात के गांव आवान शरीफ पर गोलाबारी करके जारहियत का ऐसा मुजाहरा किया था जिसके खिलाफ दिफाई कार्रवाई लाजमी हो गई थी, वरना मुल्क की सलामती संगीन खतरे में थी। चुनाचे पाक फौज की पुष्टपनाही में आज़ाद कश्मीर फौज के दस्ते अपनी सरहदों को महफूज करने के लिए छम की तरफ पेशकदमी कर गए। ये पेशकदमी बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी नहीं थी। छम मुतनाज़ इलाका था। इस इलाके में भारत के फौजी ठिकानों और अड्डों को उखाड़ना लाजमी था। जिस भारतीय सेना की तोपों, मार्टरों और मशीन गनों ने बड़े तमतराक और दीदा दलेरी से पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आग उगल दी थी, वो तोपखाना और पलटने पाक फौज की पेशकदमी के सामने जरा सी देर भी न जम सकी। पाक फौज ने चंद घंटों में भारतीयों के लोहे और सीमेंट के बंकरों को रौंद डाला। भारतीय 15 फ्रांसीसी टैंक, 13 तोपे, असलहा बारूद और जंगी साजो सामान का बेअंदाजा जखीरा पीछे छोड़कर उजलत से पसपा हो गए। पाक फौज की मैयत में आज़ाद कश्मीर फौज बढ़ती चली जा रही थी और भारतीय फौज के कहीं भी पांव नहीं जम रहे थे। पाक फौज की जवाबी ज़रब को तो अभी सिर्फ 6 घंटे ही गुजरे थे, लेकिन भारतीयों के हौसले उन 6 ही घंटों में दम तोड़ गए। उन्हें तो अब अखनौर में भी कदम जमाना मुहाल नजर आ रहा था। भागते हुए लाओ लश्कर को जरा सा संभाला देने के लिए भारतीय कमांडर इंडियन एयरफोर्स से फजाई मदद मांग रहा था और खुफिया जबान में वायरलेस पर वावेला कर रहा था, विस्की की बोतल भेजो। और भारत के किसी हवाई अड्डे से विस्की की बोतल आ रही थी। इधर इतला मिली कि इंडियन एयरफोर्स के चंद कैमरा और वैम्पायर लड़ाका तैयारे शकरगढ़ के ऊपर से गुजर रहे हैं और छम सेक्टर की तरफ उड़े जा रहे हैं। पाक फजाइया के हवाबाजों को जब ये इतला मिली थी कि पाक फौज छम इलाके में पेशकदमी कर रही है, उस वक्त से पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डों पर हवाबाज मुस्तैद और तैयार थे। गो पाक फौज अभी अपनी फजाइया की जरूरत महसूस नहीं कर रही थी, मगर इंडियन एयरफोर्स के मैदान में उतर आने की सूरत में पाक फजाइया का हरकत में आना लाजमी था। चुनाचे पाक फजाइया के हवाबाज इस तवक्को पर तैयार खड़े थे कि फजाई झड़प किसी लम्हे भी हो सकती थी। एक अड्डे पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज अहमद भट्टी सुबह 4 बजे से ड्यूटी पर था। दिन के 12 बज चुके थे। उसकी ड्यूटी खत्म थी, लेकिन उसका दिल न चाह रहा था कि ड्यूटी से फारिग होकर चला जाए। जैसे उसकी रूह से कह रही हो, भट्टी खुदा जाने किस वक्त क्या हो जाए, अपने तैयारे के करीब रहना। इस वजदानी कैफियत के अलावा भट्टी की बेकरारी ये भी थी कि वो पाक फजाइया की तारीख की पहली जंगी उड़ान और फजाई झड़प में शरीक होना चाहता था। गो उसे कुछ इल्म न था कि ये मौका कब आएगा या शायद आए ही ना, लेकिन वो ड्यूटी से फारिग होकर भी वहीं रहा। दिन के पिछले पहर भट्टी को फजाई पेट्रोल की परवाज की क़यादत करनी थी। दरमियानी वक्फा उसकी फरागत का था, लेकिन उसने उस वक्त तक अड्डे पर ही रहने का फैसला कर लिया। वक्त गुजरता गया। जब गश्ती परवाज का वक्त आ गया तो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी आ निकला और गश्ती परवाज की क़यादत उसने खुद लेकर भट्टी को अपना नंबर 2 बना लिया। शाम के 5 बज रहे थे। दोनों हवाबाजों के सेबर तैयारे फजा में बुलंद हुए और गुजरात की समत नजरों से ओझल हो गए। इब्तदाई हिदायत के मुताबिक उन्हें सिर्फ गश्ती परवाज करना थी। गुजरात के इलाके पर उड़ते उन्हें सिर्फ 10 ही मिनट गुजरे होंगे कि उन्हें अपने वायरलेस सेटों पर जमीनी कंट्रोलर की आवाज सुनाई दी। एनिमी एयरक्राफ्ट स्ट्राफिंग आवर ट्रूप्स, इंगेज। दुश्मन के तैयारे हमारी फौज पर फायरिंग कर रहे हैं, मुकाबला करो। यही वो विस्की की बोतल थी जिसके लिए भारत की पसपा होती बर्री फौज का कमांडर वावेला कर रहा था। उसे विस्की की बोतल मिल गई थी। इधर रफीकी और भट्टी अपने कंट्रोलर की हिदायत पर तारीख पाकिस्तान के पहले फजाई मार्के के लिए तैयार हो गए। उन्होंने विस्की की बोतल को चकनाचूर करने के लिए तैयारों का रुख छम की तरफ कर लिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज अहमद भट्टी सुनाते हैं, हम पाक फजाइया का पहला और हकीकी मार्का लड़ने जा रहे थे। हम दोनों पर हैजानी कैफियत तारी हो गई थी। हम हर तरह से लैस थे। बरसों की ट्रेनिंग ने हम में कोई कमी तो रहने नहीं दी थी, लेकिन इतनी बात जरूर कि आने वाले अनजाने लम्हों का अनजाना सा खौफ दिल पर मुसल्लत होने लगा था। ऐसा खौफ तो इंसानी जहन में मौजूद रहता है। ये खौफ ऐसे मुस्तकबिल का होता है जिसके मुताल्लिक कुछ इल्म न हो कि वो कैसा होगा। हम भी आखिर इंसान थे। मुझ में बेकरारी सी पैदा हो गई और मैं उस शय को देख लेने के लिए बेताब होने लगा जिसका मैं खौफ महसूस कर रहा था। साथ ही ये तजस्सुस भी पैदा हुआ कि देख तो लूं ऐसे खौफ और खतरे के आमने सामने आकर मेरा रद्द अमल क्या होगा। एक तरह की संगदिलाना सी ख्वाहिश उभरी कि देखूं तो वो खौफ होता क्या है। हकीकी खौफ एक इंसान का खौफ।
जब वो तन तन्हा मौत के रूबरू हो। हमने तैयारों की रफ्तार और तेज कर दी और तैयारे फजा को तीरों की तरह चीरने लगे। जरा ही देर बाद हम छम की खुनक फजा का सीना चीर रहे थे। हमारे नीचे हसीन वादी फैली हुई थी। मैंने जरा नीचे का मंजर देखा, फिर मेरी आंखें रफीकी की तरह उफक ता उफक दुश्मन के तैयारों को ढूंढने लगी। अचानक फजा में दूर जुनूब की तरफ दो धब्बे से दिखाई दिए। मेरे दिल पर जो अजनबी सी गिरफ्त थी वो इन धब्बों को देखते ही दूर हो गई। यही थी वो अनजानी शय जिसने मुझ पर खौफ और हिजान की कैफियत तारी की थी। उसे देखते ही मेरी रूहानी और जिस्मानी कुव्वतें एक मरकज पर जमा हो गईं। मैंने रफीकी को खबरदार किया, लीडर बाएं तरफ से दो नामालूम किस्म के तैयारे आ रहे हैं। रफीकी ने मेरा पैगाम सुन लिया। जब वो धब्बे करीब आए तो मैंने फौरन पहचान लिया, वो इंडियन एयरफोर्स के वैम्पायर लड़ाका तैयारे थे। वो हमसे 3-4 हजार फुट नीचे उड़ रहे थे। हमने तेल की फालतू टैंकियां गिरा दी और तैयारों को दुश्मन पर झपटने के लिए गोते में डाल दिया। मैं नंबर 2 के फराइज के मुताबिक अपने लीडर रफीकी को अकब से महफूज रखने के लिए उसके पीछे हो गया। महान दुश्मन के दो कैमरा तैयारे 5-6 हजार फुट दूर बाएं जानिब से मुझे अपनी तरफ उड़ते दिखाई दिए। मैंने लीडर को उनके मुतालिक भी इत्तला देकर उससे इजाजत मांगी कि मैं उन दोनों को संभाल लूं, लेकिन मुझे बोलने का मौका ही न मिला, ना इजाजत देने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि मैंने दो और वैम्पायर तैयारे रफीकी पर झपटते देखे। इंडियन एयरफोर्स दिल खोल कर फजाई कुव्वत का मुजाहरा कर रही थी। आसमान कैमरा और वैम्पायर तैयारों से भरता जा रहा था। मुझे इतनी सी झंझलाहट जरूर हुई कि हम 2 थे और वो 6। तादाद के अलावा दुश्मन के तैयारे हमारे तैयारों से बरतर, जदीदतर और तेजतर थे और उनका असलहा भी ज्यादा मार करने वाला था। लेकिन ये सोचने का वक्त नहीं था। दुश्मन की बर्तरी का मतलब ये नहीं कि हम मैदान छोड़कर भाग आएं। 2 तैयारे मेरे लीडर पर झपट रहे थे। मैंने लीडर को बताए बगैर अपनी पोजीशन बदल ली और झपट कर उन 2 तैयारों के अकब में हो गया। इतने में रफीकी ने दुश्मन के 2 तैयारों में से एक को शिस्त में ले लिया था। उसने मशीन गनों की मुख्तसर सी बौछार मारी जो ठिकाने पर लगी। दुश्मन के तैयारे से शरारे चमके और रफीकी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ पाक फजाइया का हिसाब खोल लिया। भारतीय हवाबाज तैयारे से निकल न सका और तैयारे के साथ ही नाक के बल नीचे और नीचे तेजी से अपने अंजाम को पहुंचता चला गया। रफीकी अब दूसरे तैयारे के पीछे लगा हुआ था और भारतीय हवाबाज उसे अपने ताक़ुब से झटकने के लिए हर तरह के जतन कर रहा था। वो कौन सा पैंतरा होगा जो उसने न बदला, लेकिन उसे मालूम न था कि उसके पीछे पाक फजाइया का मझा हुआ शाहबाज लगा हुआ है। इधर मैंने दुश्मन के एक तैयारे को आगे लगा रखा था और वो मुझसे बचने के लिए हाथ पांव मार रहा था। मैं उसे बतदरीज गन साइट में ला रहा था। आखिर वो मेरे रेंज में आ गया, लेकिन मैं फायर न कर सका क्योंकि मैं बटन दबाने लगा तो देखा कि रफीकी का तैयारा भी मेरी गनों की जद में है। रफीकी अपने शिकार के पीछे लगा हुआ था और मैं बेताब कि वो मेरे सामने से हटे, कहीं ऐसा न हो कि दुश्मन मेरी जद से निकल जाए। लेकिन वहाँ सूरत हाल अजीब हो गई। वो इस तरह के जिस तैयारे को मैंने जद में ले रखा था वो खतरनाक फासले पर रफीकी के पीछे हो गया। ये महज इत्तिफाकिया बात थी, वरना मैं इस भारतीय हवाबाज को कभी मोहलत न देता कि वो मेरे लीडर के ताक़ुब में हो जाता। अब रफीकी इत्तिफाकिया उसकी जद में आ गया तो मैं वायरलेस पर चिल्लाया, लीडर बाएं को हो जाओ। लेकिन रफीकी अपने शिकार में मगन था। उसने मेरा पैगाम सुन लिया, लेकिन अपने शिकार पर मशीन गन ने फायर कर दी। यूं लगा जैसे मेरी आवाज और रफीकी की मशीन गन ने बैक वक्त बोल उठी हों। रफीकी ने उस तैयारे और हवाबाज को भी फजा में खत्म कर दिया। वो इस तरह के रफीकी की गन्नों की बौछार पड़ते ही दुश्मन का तैयारा फजा में फट गया। उसके साथ ही रफीकी ने निहायत फुर्ती से अपने तैयारे को मेरी वार्निंग के मुताबिक बाएं को करके अपने आप को उस दुश्मन से बचा लिया जो उसके पीछे लगा हुआ था। रफीकी ने परे होकर फौरन मेरी पोजीशन का जायजा लिया और वायरलेस पर मुझे इत्तला दी, योर टेल इज क्लियर। दुश्मन के तैयारे को मैंने अभी तक शिस्त से निकलने नहीं दिया था। मैंने अपनी रफ्तार और तेज करके तैयारे को दुश्मन के करीब कर लिया और फायरिंग बटन दबा दिया। दुश्मन के तैयारे से शरारे चमके, मेरा निशाना ठीक लगा था। दुश्मन की तेल की टैंकियों से शोले और स्याह धुआं उठने लगा। वो वैम्पायर तैयारा था, इंडियन एयरफोर्स का बरतर तैयारा। जरा ही देर में रफीकी के शिकार की तरह बम की तरह फटा, चकाचौंध हुई, धुएं की काली घटा उमड़ी और उस घटा में दुश्मन के वैम्पायर के टुकड़े उड़ते नजर आए। ये सब कुछ लम्हों में हो गया। मैंने पहला शिकार मार लिया। मेरी उस वक्त की जज्बाती कैफियत का अंदाजा शायद कोई भी न कर सके, मैं खुद भी शायद बयान न कर सकूं। मैं रूहानी सा इत्मीनान महसूस कर रहा था और इत्मीनान का ये तासुर मेरी रग रग में सरायत कर गया। मैं मुतमईन क्यों होता? मैंने अपने फर्ज की तकमील कर ली थी। फजाई मार्कों में मौत बहुत तेजी से आती है, पलक झपकते। दुश्मन के साथ लड़ते जज्बात की कैफियत कुछ और होती है।
फजाई मार्के की सूरत भी मुख्तलिफ होती है। लड़ाका हवाबाज ठंडे दिल से होश ठिकाने रख कर जची तुली ड्यूल करता है। उसे हक हासिल होता है कि वो दुश्मन को जान से मार दे, लेकिन सलीके और सफाई से। मरना मारना ही तो है। फिर सोचता हूँ अगर बात मरने मारने की ही है तो ये खेल बावकार अंदाज से क्यों न खेला जाए। मौत को उसका सही पस मंजर तो मिलना ही चाहिए। मरना मारना बुज़दिलों का नहीं, बहादुरों का काम है। फजाई मार्के की पोजीशन अब ये थी कि फजा में रफीकी था, मैं था और दुश्मन के 4 में से सिर्फ एक वैम्पायर बाकी रह गया था। मैंने अपने तैयारे को दुश्मन के उस आखिरी वैम्पायर के पीछे डाल दिया। उसने मेरी इज्जत से बच निकलने के लिए हर वो पैंतरा बदला जो उसने इंडियन एयरफोर्स में सीखा था। लेकिन मैंने भी पाक फजाइया में कुछ दाव पेच सीखे थे। वो तेजी से पलक झपकते दाएं को घूम गया। मैं भी उसी तेजी से तैयारे को घुमाना चाहता था। मैंने उसका पीछा न छोड़ा और उसे गन साइट में लेना शुरू कर दिया। जरा ही देर में वो मेरी साइट के नुक्तों के दायरे में आ गया। मैंने फायरिंग बटन दबा दिया। मेरी गोलियों की बौछार उसकी बॉडी में लगी, लेकिन भारतीय हवाबाज ने होश ठिकाने रखे और वो मेरी दूसरी ज़र्ब से बचने की कोशिश में इधर उधर होने लगा। मैंने उसे जद से निकलने न दिया। हम दोनों चक्कर काटते, कभी दाएं कभी बाएं, पैंतरे बदलते नीचे ही नीचे होते चले गए। मैंने बुलंदी का मीटर देखा। मेरी बुलंदी 300 फुट रह गई थी। ये बुलंदी बहुत खतरनाक होती है। मैंने उसे एक बार फिर गन साइट में लेकर गन्ने फायर कर दी। वो मुझसे बचने के लिए और नीचे चला गया। वहाँ अब और नीचे जाने की गुंजाइश ही नहीं थी। ये हवाई जहाज थे, ट्रक तो नहीं थे कि सड़कों पर भी चल पड़ते। भारतीय हवाबाज ने तैयारे को ऊपर उठाने की जरूर सोची होगी, लेकिन उसे मालूम था कि मैं उसे उठने न दूंगा। इतने में वो दरख्तों के झुंड से टकरा गया और बुरी तरह तबाह हो गया। मैं अपने तैयारे को ऊपर खींच लाया। देखने वालों को मेरा तैयारा यकीनन उस उकाब की तरह नजर आया होगा जो शिकार पर झपट कर फातिहाना अंदाज से आसमान की रिफ्फतों की समत उठता है। दोनों हवाई बेड़ों का पहला मार्का बर्री फौज के ऐन ऊपर लड़ा गया। हमारे फाते मुजाहिदों ने अपने दुश्मन के 4 तैयारों की तबाही का वलवला अंगेज मंजर अपनी आंखों देखा। बर्री फौजों पर अपनी फजाइया की बर्तरी का असर नफ्सियाती होता है। उनके हौसलों में नई ताजगी आ जाती है और वो बजा तौर पर महसूस करने लगते हैं कि एक और कुव्वत भी है जो उन पे साया किए हुए है और वो आसमानी बलाओं से महफूज हैं। बर्री सिपाही इस तासुर के ज़ेरे असर जम कर लड़ते हैं और सीना तान कर दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। फजाइया का काम दरअसल यही है कि वो अपने बर्री भाइयों के हौसलों में रूह फूंकते रहें। 4 वैम्पायरों का काम तमाम करने के बाद हम दुश्मन के 2 कैमरा तैयारों को ढूंढने लगे। वो लड़ने ही आए थे, तमाशा तो देखने नहीं आए थे। दोनों कहीं नजर न आए। शायद अपने 4 साथियों का हशर देखकर वो खिसक गए थे। मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ वो खिसक गए, इसलिए नहीं कि हम उनसे लड़ न सकते थे, बल्कि इसलिए कि उनमें से किसी को जिंदा रहना चाहिए था जो वापस जाकर इंडियन एयरफोर्स के कमांडरों को ये तो बता सकता कि पाक फजाइया के मुंह आने से पहले जरा सोच लिया करो। हम अपने 4 भाइयों का हशर देख आए हैं। जब हमें यकीन हो गया कि मैदान हमारे हाथ है और आसमान पर पाक फजाइया की हुक्मरानी है, तो मैंने और रफ़ीकी ने अपनी फातिह पाक फौज के मोर्चों पर गोता लगाया और नीची परवाज से उन मुजाहिदों के सरों के ऊपर से गुजरे। अपने बर्री भाइयों को ये हमारा फजाई सलाम था। हमने थ्रॉटल बढ़ा दिए, गोते से उठे और अपने अड्डे का रुख कर लिया। जब हम उतरे तो हमारे कमांडर इन चीफ एयर मार्शल नूर खान हमारे मुंतजिर थे। वो बेचैन से नजर आ रहे थे। हमने उन्हें मुफस्सल रिपोर्ट दी तो उन्होंने दिल की गहराइयों से हमें मुबारकबाद दी। हम दोनों ने पहली ही फजाई झड़प में दुश्मन के 4 वैम्पायर तैयारे मार गिराए जो हमारे सेबर तैयारों से बहुत बरतर थे। पाक फजाइया की ट्रेनिंग को देखते हुए ये कामयाबी गैर मुतवक्के नहीं थी, लेकिन ये हमारी पहली कामयाबी थी जिसने हमारे जज्बात और एहसासात में अफरा तफरी मचा रखी थी। गाहे हमें अपनी कामयाबी पर हैरत सी होने लगी। हो सकता है इसमें किस्मत और तकदीर का भी हाथ हो, लेकिन जंगी तरबियत ने हम में जो कमाल पैदा कर रखा था ये उसका करिश्मा था। ये फजाई मार्का 2 और 6 का था और घुमसान का मार्का था, लेकिन मैंने और रफ़ीकी ने एक दूसरे से राब्ता न टूटने दिया, न एक दूसरे से बेखबर हुए। हद ये कि हम एक दूसरे को अकब से कवर करते रहे। स्क्वाड लीडर रफ़ीकी 2 बार मेरे फायर की जद में आए जब मैं दुश्मन के तैयारे को गन साइट में लेकर फायर करने लगा था। वो ऐसा लम्हा होता है कि हवाबाज शायद खुदा की आवाज पर भी ध्यान न दे, लेकिन मैं इस कदर चौकन्ना था कि फायरिंग बटन न दबाया, वरना वहाँ तो जेर जबर का फर्क होता है।
नजर गन साइड से होती हुई दुश्मन के तैयारे पर और हाथ फायरिंग बटन पर होता है। पाक फजाइया का पहला मार्का जीतने और फजा में अपनी फजाइया की बरतरी का झंडा गाड़ने वाले इन दोनों शाहबाजों को गैर मामूली शजात और फर्ज शनासी के सिले में सितारे जुरत अता किया गया। स्क्वाड लीडर रफीकी 6 सितंबर 1965 हुलवाड़ा के हवाई अड्डे पर हमले के दौरान फजाई मार्के में शहीद हो गए। उन्हें बाद शहादत जुरतमंदाना क़यादत के सिले में हिलाल जुरत अता किया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज अहमद भट्टी ने जंग के दौरान फिरोजपुर के करीब 2 फजाई झड़पों में दुश्मन का एक नेट तैयारा मार गिराया था और 2 को बेकार कर दिया था।